Students, today we are going to start with the topic learning. Learning in psychology. So आपने देखा होगा कि when a child is born, he or she has little or no behavior. Means उसको ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है when at the time of birth. But slowly as the child grows old, he or she learns various things like social behavior. या फिर आपने देखा है बच्चा छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करता है. सोशल बिहेवियर, स्माइलिंग, ग्रीटिंग, किसको देख के स्माइल करना है, एल्डर्स को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है. एंड फिर चाइल्ड लर्न्स टू लाइक समटाइम्स child learns to fight or whatever kind of behavior. And then in school also child grasps new concepts, and before going to school child starts to learn the language also. So whatever behavior a human being today has, that behavior is learned. And how does that psychological process of learning happen, and we are going to delve deep into this subject in this chapter. Okay, so let's start from the definition of learning. So learning is relatively permanent change in behavior. तो इस डेफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि एक तो चेंज इन बिहेवियर है और रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होना चाहिए. यानी कि अगर टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर है, मे बी इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल और एनी सच काइंड ऑफ थिंग, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिप्नोसिस और सच थिंग्स, तो उसको हम लर्निंग में काउंट नहीं करेंगे. दैट इज़ जस्ट टेम्पररी. So relatively permanent change in behavior is learning. And also maturation, like कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ behaviors होते हैं जो learn किए जाते हैं और कुछ behaviors maturity से आते हैं. जैसे walking for a child comes with maturity. So this is also a new behavior that child starts to walk at the age of after 1. So that is also a new behavior, but it is because of maturity. It is not because of learning. So learning is relatively permanent change in behavior as a result of practice or experience. Okay, so this is the definition of learning. Okay, so now we understand how learning is different from temporary behavior and maturity behavior as a result of maturity. Okay, so now we'll study various types of learning, how learning happens. Learning कितने तरीक़ों से हो सकती है, तो मैं आपको बताती हूँ. The simplest form of learning is classical conditioning. Second is ऑपरेंट कंडीशनिंग, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग. एंड थर्ड इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ये 3 मेन टाइप्स ऑफ लर्निंग है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, और कुछ लर्निंग है उसको हम ब्रीफ में देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. सो फर्स्ट वील स्टडी क्लासिकल कंडीशनिंग. Ivan Pavlov was the scientist who investigated this kind of learning. So पहले हम देखते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है. कंडीशनिंग वर्ड से आपको पता चल रहा है कि आप किसी चीज़ से कंडीशनड हो गए, कि आपको आदत हो गई है कोई एक रेस्पॉन्स देने की. तो किस तरीके से आदत हो गई है? क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि ट्रेडिशनल स्टाइल. तो इसमें क्या होता है कि एक लाइक अगर आपका कोई फेवरेट फूड है या फिर आपको भूख लगी है, कोई फूड आपने देखा, तो यू विल सैलिवेट, आपके मुंह में पानी आ जाएगा. ठीक है. और आपने कभी देखा होगा कि जैसे अगर घर में खाना पक रहा है, मान लो आपका फेवरेट फूड है राजमा, घर में पक रहा है, तो
उसकी जब वो पक जाएगा तो उसकी स्मेल आपको आती है. दैट ब्यूटिफुल स्मेल विल रीच टू योर रूम एंड यू विल एंटिसिपेट दैट फूड इज़ गोइंग टू कम टू यू सून. तो जैसे आपको स्मेल आई, आपने एंटिसिपेट किया कि अच्छा खाना बनने वाला है, खाना आने वाला है, तो देन यू सैलिवेट. तो इसमें क्या हुआ, फूड इज़ अ प्राइमरी वी कैन से अनकंडीशनड स्टिमुलस. इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस. यहाँ पे अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब ये स्टिमुलस नेचुरली आपको it acts as a stimulus for you to give a response which is salivating. So this is unconditioned response. मतलब इस पर कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, ये नेचुरल है. तो दिस इज़ अ नेचुरल स्टिमुलस और ये नेचुरल रिस्पॉन्स है. और फिर आप इसको अब व्हाट स्मेल, अब स्मेल क्योंकि फूड को प्रिडिक्ट कर रही है इसलिए दिस स्मेल एक्ट्स एज अ कंडीशनड स्टिमुलस. यू गेट कंडीशनड कि इस स्मेल से कि ये अनकंडीशनड स्टिमुलस आने वाला है एंड देन यू गिव दिस कंडीशनड रिस्पॉन्स. सो जब आपका जो रिस्पॉन्स है, जो नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो नेचुरल स्टिमुलस की बजाय किसी कंडीशनड स्टिमुलस से आने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. मैं अब आपको बताती हूँ पावलोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था. पावलोव डिड एन एक्सपेरिमेंट वेयर there was a dog kept in the experiment and there was a bell. So whenever the dog sees food, then the dog will salivate. So food is a unconditioned stimulus and the dog will salivate. So this is a unconditioned response. So Pavlov ने क्या किया, he rang a bell and it was followed by giving the food to the dog. So after a certain point of time, what happened कि जब भी बेल बजती थी, the dog started to salivate. So bell became the conditioned stimulus followed by unconditioned stimulus followed by the this response. So हुआ क्या कि initially bell did not lead to salivation, but after few iterations, few trials, the bell will lead to the dog to salivate. So this bell becomes the conditioned stimulus and salivating to the sound of bell becomes the conditioned response. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कंडीशनिंग हो गई. जो बेल जिसका कोई ऐसा महत्व नहीं कि बेल के साउंड से सैलिवेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फूड के साथ इतनी बार पेयरिंग हुई उसकी, इतनी बार वो एसोसिएशन हुआ कि बेल बजने के बाद फूड आ रहा है, बेल बजने के बाद फूड आ रहा है, कि जब भी बेल बजी कि वो बेल के बजने से ही डॉग स्टार्टेड टू सैलिवेट. तो ये एक इस कंडीशन, इन दोनों की पेयरिंग की वजह से ये कंडीशनिंग हमें देखने को मिली. अभी इसका एक रियल लाइफ में मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. लाइक जैसे आप कभी अपने बचपन का घर इफ़ यू विज़िट, अगर आप अपने बचपन के घर विज़िट करते हो या फिर आप नानी के घर बहुत दिन बाद जाते हो, देन यू एसोसिएट दैट होम, दैट सराउंडिंग विद दोज गुड मेमोरीज यू हैड देयर, और उसकी वजह से दैट होम स्टार्ट्स टू फील स्पेशल टू यू एंड यू स्टार्ट स्माइलिंग और एवरीथिंग. जिसकी वहाँ पे कोई गुड मेमोरीज नहीं, कोई मेमोरीज नहीं है, उसको न्यूट्रल फील होगा, बट द साइट ऑफ होम इटसेल्फ विल लीड यू टू द रेस्पॉन्स ऑफ स्माइलिंग बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन. या फिर एक और मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ. जैसे एडवर्टीजमेंट होता है, उसमें आलिया भट्ट का ऐड आ रहा है. आलिया भट्ट इज़ डूइंग एन ऐड ऑफ से लिप बाम, बिकॉज you have because your favorite actress means you have a favorable attitude towards Alia Bhatt. You like Alia Bhatt, you like this actress. Then due to this repeated association, you will start to like this lip balm as well. So this is an example of classical conditioning. So this is the basics of classical conditioning. अब मैं आपको इसी कुछ कंपोनेंट्स बताती हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग अब अगर हमें रियल लाइफ में करनी है तो कैसे हम एक सक्सेसफुल क्लासिकल कंडीशनिंग करेंगे. तो पहली बात तो हम ये देखेंगे कि एक तो हमारे पास
अनकंडीशनड स्टिमुलस होना चाहिए, कि कोई ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए जिससे वो रिस्पॉन्स आए जो आप चाहते हो किसी और चीज़ से अब आना। तो एक अनकंडीशनड स्टिमुलस होना चाहिए, उस पर क्या कहते हैं, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स जिसका ये हो जो आप चाहते हो। फिर जैसे हमने लिया आलिया भट्ट को, हमने लिया कि वो एक स्टिमुलस है जिसको लोग लाइक ही करते हैं। फिर ये जो पेयरिंग होगी अनकंडीशनड स्टिमुलस प्लस कंडीशनड स्टिमुलस की, इसकी पेयरिंग के 4 तरीके होते हैं। तो इसको बोलते हैं, जैसे कि या तो जैसे अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं बेल और फूड को ही ले लेते हैं, फूड एंड बेल। अगर फूड और बेल को साथ साथ लाया जाए, एक तो ये हो सकता है, तो उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस। और एक हो सकता है कि थोड़ा सा डिले पे लाया जाए, कि पहले बेल एंड देन आफ्टर सम डिले यू गेट द फूड, डिलेड कंडीशनिंग। एक हो सकता है एक मिनट, हाँ, ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होगा कि बेल के रिंग होने के बंद होने के बाद द फूड विल कम। तो इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग इज़ कि यहाँ पे बेल है और उसी वक्त फूड आ रहा है, बेल एंड फूड। देन डिलेड कंडीशनिंग इज़ कि बेल बजने के कुछ बाद फूड आ रहा है, लेकिन बेल ख़त्म होने से पहले फूड आ गया। देन ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है कि बेल पूरी जब ख़त्म हो गई है, बेल हैज़ स्टॉप्ड रिंगिंग, उसके बाद फूड आ रहा है, तो यू आर ट्रेसिंग इट लाइक दिस। एंड फोर्थ वन इज़ बैकवर्ड कंडीशनिंग, कि पहले फूड आ रहा है और फिर बेल बज रही है। इस तरह का अगर ये सब एक्सपेरिमेंट हुए थे कि, तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी हुआ था कि पहले अगर फूड आ रहा है और बाद में बेल बज रहा है, तो इस केस में तो ऑब्वियसली आप देखो, अगर पहले फूड आ गया फिर बाद में बेल बज रही, तो बेल इज़ नॉट एंड इज लीडिंग टू एंटिसिपेशन ऑफ एनी फूड, अपकमिंग फूड। बेल बजने के बाद कुछ नहीं होने वाला है, तो बेल इज द डॉग गेव नो रिस्पॉन्स टू द बेल, उस पर कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो इस टाइप की कंडीशनिंग का तो कोई रिजल्ट नहीं है। तो अब आप देखो, इसमें साइमल्टेनियस में भी क्या होगा, फूड भी आ गया उसी टाइम पे, बेल भी आ गई, तो बेल को बजाने का कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, उससे हमें कुछ पता नहीं चला, फूड तो तभी आ ही गया था। तो इसमें भी इतनी अच्छी कंडीशनिंग नहीं होती, इतनी अच्छी पेयरिंग नहीं होती। फिर डिलेड और ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है, जो डिलेड कंडीशनिंग है इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है एक्सपेरिमेंट में, कि अगर आप बेल बंद होने से पहले, बेल बजाने के बाद फूड आ रहा है और बेल बंद होने से पहले फूड आ गया है, तो ये वाले केस में बेस्ट रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला। अब ऐसा क्यों मिला, आप ये देखो कि ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है, इसमें क्या है, बेल बंद होने के बाद फूड आ रहा है, तो बेल जब बंद हो गई है तो इसमें डॉग कब रिस्पॉन्स देगा, जब बेल बंद हो जाएगी। बेल बजने पर रिस्पॉन्स नहीं देगा, बेल बंद होने पर रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि उसे पता है बेल बंद हो गई है, उसके बाद फूड आ रहा है। और इस केस में देखो, उसने क्या देखा, बेल विल रिंग, उसके बाद फूड आया, और फूड आने के बाद द बेल हैज़ स्टॉप्ड रिंग। तो डॉग को क्या पता चलेगा कि बेल बज गई तो फूड आने वाला है, और फूड आने के बाद बेल बंद हो जाती है, मीन्स बेल का एक ही सिग्निफिकेंस है कि फूड आने वाला है। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग is the strongest conditioning, the delayed conditioning. Next, then what kind of stimulus we should select? जो conditioned stimulus है, this one, वो कोई ऐसा stimulus होना चाहिए जिससे कोई पहले से response ना हो। मान लो बेल से डॉग डरता है, if the dog is afraid of the bell, then at the sound of bell the dog will not salivate, the dog will feel the fear and it may start to shiver. तो ये जो रिस्पॉन्स होता है वो ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन स्टिमुलस ऐसा होना चाहिए जिससे डॉग को पहले कोई भी कंडीशनिंग ना हुई रही हो, ताकि हम इसी कंडीशनिंग कर सके, उसका पहले और कोई रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए। सो दिस देयर शुड बी डिलेड कंडीशनिंग एंड इट शुड बी अ न्यू स्टिमुलस, देयर शुड नॉट बी एनी अदर पेयरिंग हैपन।
ओके, सो डिलेड कंडीशनिंग विल गिव अस द बेस्ट रिजल्ट्स. न्यू स्टिमुलस होना चाहिए. नेक्स्ट और क्या होना चाहिए कि जो नेक्स्ट फैक्टर इज इंटेंसिटी. जो हमारा कंडीशन स्टिमुलस है, जैसे जो बेल रिंग करी है, अगर वो बहुत ही हल्की आवाज़ में रिंग करी है, उसका बहुत कम डेसिबल है, तो डॉग उसको मे बी नोटिस भी नहीं करेगा. तो जो आपका स्टिमुलस है उसकी इंटेंसिटी मॉडरेटली हाई होनी चाहिए. मतलब इतनी होनी चाहिए कि क्लियरली नोटिसेबल है, और इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो इरिटेटिंग है, कि डॉग उससे इरिटेट ही हो जाए. तो वो स्टिमुलस इस तरीके का होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ आइट्रेशंस, मीन्स प्रैक्टिस और नंबर ऑफ आइट्रेशंस. तो जितनी ज़्यादा बार बार आप उस इन दोनों को पेयर करोगे, अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस को, उतना ही ज़्यादा उसका पेयरिंग स्ट्रांग होगी. तो उतना ज़्यादा ये होगा कि बेल बजने से फूड आप एंटिसिपेट करो. बार बार आइट्रेशन होगी तो डॉग को ही विश्वास हो जाएगा कि हाँ बेल बज रही है तो फूड आने वाला है. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स से भी आपकी कंडीशनिंग और स्ट्रांग होगी. तो दीज 4 फैक्टर्स आर दैट विल impact your strength of classical conditioning. और strength of classical conditioning means this determines the law of acquisition, कि वो जो नया behavior है वो उसने कितने अच्छे से एक्वायर किया है, वो डिपेंड करेगा इन चारों चीज़ों पे. ठीक है. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी फर्दर दैट व्हाट, कि अब जो आपने बिहेवियर एक्वायर कर लिया है वो किस फैक्टर्स से वो एक्सटिंक्ट हो सकता है. अभी तो हमने देखा बिहेवियर सीख लिया, लेकिन क्या ये बिहेवियर भूल भी सकता है डॉग, या फिर कोई ह्यूमन बीइंग अगर वो आलिया वाला ऐड बार बार आ रहा है, आपको वो स्ट्रांगली कंडीशनिंग डेवलप हो गई है, तो क्या वो अनकंडीशन भी किया जा सकता है. तो हम ये पढ़ेंगे. दूसरा हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कंडीशनिंग, दिस टाइप ऑफ लर्निंग. ओके, थैंक यू.